तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे दूं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो रेदर देन महाराष्ट्र, तो उस केस में आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, आपने अप्लाई कर भी दिया तो उस केस में आपका किस तरह से नुकसान होगा वो मैं आपको बता दूं, और ये क्यों ज़रूरी नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके कॉन्ट्रैक्टर करियर पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, आपको टेंशन क्यों नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन आपको अप्लाई नहीं करना है अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते। लेकिन फिर भी आपका वहाँ पर नुकसान क्या होगा कि जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर KYC या फिर लॉगिन के लिए आपसे मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, ये सिर्फ डैशबोर्ड की रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा कॉन्ट्रैक्टरशिप का, सिर्फ लॉगिन के लिए आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो ये आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो किस तरह से वेस्ट हो जाएंगे, जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो उस केस में वहाँ पर आपसे डिमांड किया जाएगा कि क्या आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या नहीं। ठीक है, कुछ केसेस में मे भी हो सकता है कि आपसे ये डॉक्यूमेंट डिमांड ना किया जाए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस केस में आपका जो कॉलेज है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, ये मैटर करता है, और आपको जो अभी जहाँ पर आप रह रहे हो या फिर आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है तो उससे ये डिफाइन होगा कि आप सच में महाराष्ट्र में रहते हो या नहीं हो। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, डिपार्टमेंट जब भी काम करेगा तो डिपार्टमेंट देखता है कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर की जो रजिस्ट्रेशन की जो स्कीम है या फिर योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। ये सबसे पहले आपको समझनी होगी कि अगर कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है तो उसका फ़ायदा अदर स्टेट नहीं ले सकते। ये एक बेसिक या फिर मैं कहूँगा एक लॉजिकल सी बात है। ठीक है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, तो उससे क्या होगा कि महाराष्ट्र जो भी है सरकार वो क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट हैं उनको इस योजना से फ़ायदा दिया जाए। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है या फिर प्रायोरिटी है वो यहाँ पर निग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा यहाँ पर बात कि आपको रजिस्ट्रेशन करने तो देंगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आएगी तब आपको ये काम नहीं मिलेगा, या फिर ये कॉन्ट्रैक्टरशिप का जो भी रजिस्ट्रेशन है ये आपको नहीं मिलेगा। कुछ सिनारियो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कुछ पहली केस ऐसी है कि आपका जो एजुकेशन है वो महाराष्ट्र के कॉलेज में से ही हुआ है। ठीक है, आप सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से ही ख़त्म किए, तो उस केस में आपके पास चांस है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बस आपको उस केस में ये 2-3 चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी है। सबसे पहली बात कि आपका सच में अनएम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर काम करते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो बेसिकली, फिर तो ये फ्रॉड वाली केस होंगी और मे भी उस केस में आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात ये कि अगर आपकी पढ़ाई यहाँ पर हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर डिपार्टमेंट उस पर निर्णय लेगा कि क्या सच में इन्हें हमें रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या नहीं। तो ये एक बात रही। अब दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई महाराष्ट्र में नहीं हुई है, लेकिन आप रहने के लिए कई सालों से महाराष्ट्र में हो। मान लीजिए कि आप MP से थे लेकिन कई सालों से आप यहीं पर रह रहे हो, तो उस केस में भी जो चांसेस हैं आपके अप्लाई करने की वो थोड़े कम हो जाते हैं। बिकॉज वही बात आ जाती है कि फिर क्या होता है कि जो भी डिवीज़न है वो आपसे, जो आपका कॉलेज है वहाँ से लेटर डिमांड करेगा कि ये मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं। बेसिकली देखिए, अब ये चीज़ें तो हमें भी पता है कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, लेकिन फिर भी आपसे ये सर्टिफिकेट डिमांड किया जाएगा। अब ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मुझे कई कॉल आए थे सब्सक्राइबर के या फिर आपके ही ऑडियंस के, तो उन्होंने ये बताया था कि सर हमने अप्लाई किया तो हमें ये सर्टिफिकेट डिमांड किया जाए। हालाँकि जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह के सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस वक्त आपको इस तरह से तकलीफ दी जाएंगी। अब मैं इसे तकलीफ नहीं कहूँगा, वही इंटेंशन है डिपार्टमेंट का कि जो काम करने वाले जो लोग हैं वो महाराष्ट्रियन होने चाहिए। अब ये सही है या गलत ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, इसमें मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। ठीक है, ये कुछ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक केस ऐसी जो एकदम लास्ट केस रहेंगी सिनारियो, वो ये रहा कि आपकी ना पढ़ाई महाराष्ट्र से हुई है और ना आप रहने के लिए महाराष्ट्र में हैं, आप अभी फिर भी आप अनएम्प्लॉयड हो और आप चाहते हो कि आप महाराष्ट्र में अप्लाई करें, तो इस केस में तो बिल्कुल भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। बिकॉज जो 2 केसेस हैं वो ऑलमोस्ट फेयर होने के बाद भी उन लोगों को रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर तकलीफ जा रही है, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मैं कहूँगा कि क्या सच में महाराष्ट्र में अगर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी योजना है या फिर इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। देखिए, इस चीज़ पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया था आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले कि ये योजना देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप इसका
इस्तेमाल करने जाते हैं या फिर इसका जो पावर है उसे आप जब यूज़ करने जाते हैं तो अब आपको पता चलता है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही आसान प्रोसीजर है। जब हम एक्चुअल में टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर हमें काम मिलता है तो हमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्टरशिप ही करनी है, मुझे किसी और करियर में नहीं जाना है और ये रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए ही, तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में अगर आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे अच्छा यहाँ पर मेरा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और रही बात कि मान लीजिए आपकी पढ़ाई भी महाराष्ट्र से नहीं हुई और ना ही आप रहने के लिए महाराष्ट्र से हो, तो क्या उस केस में आप महाराष्ट्र में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं, तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन शॉर्टकट में आपको आंसर यहाँ पर दे दूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी अनुभव है उस बेसिस पर ही आप अदर स्टेट से यहाँ पर महाराष्ट्र में आइए, फिर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप फ्रेशर हो और आपका यहाँ पर प्रॉपरली रहना नहीं है तो इस केस में मैं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएंगी, बिकॉज डिपार्टमेंट और पॉलिटिशियन इन लोगों का जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको काइंड ऑफ आउटसाइडर ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि मैं यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है वो ओपिनियन यहाँ पर रखने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, मैं बस आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में आऊँगा और काम करूँगा तो आपको तकलीफ होगी। ये एक रियलिटी है जो आपको फेस करनी है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप आपके स्टेट में ही आपका करियर बनाएं तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, और उसके बाद जब आप एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाएंगे उसके बाद आप महाराष्ट्र में या फिर किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।